कि टॉपर बनेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट 25 फरवरी को क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा स्पेशल है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर जी केमिस्ट्री का कोई ऐसा क्लास लेकर आइए जिसमें हमारी पूरी केमिस्ट्री एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो आप बुलाएं और हम ना आए, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2026 के जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर के बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, विस्तृतरीय, सबको एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। 1 घंटे से भी ज्यादा की ये क्लास होगी। जो बच्चा कॉपी और पेन लेकर बैठ गया और देख लिया पूरा क्लास ना, समझ लो भैया इस बार केमिस्ट्री में 70 में 70 वो लेकर आएगा। पूरे केमिस्ट्री का खात्मा बहुविकल्पीय से विस्तृत उत्तरीय तक सब एक ही वीडियो में 2026 में है। 95% प्लस की गारंटी। सबसे पहले ये जान लो क्या क्या पढ़ेंगे भाई। तो मैंने बता ही दिया आपको कि हम बहुविकल्पीय प्रश्न जितने भी हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, ये सबका वन शॉट वीडियो है, मतलब पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इन सबका नोट्स चाहिए, वीडियो चाहिए, पेपर चाहिए, व्हाट्सएप पर आपको लिंक चाहिए, तो आप हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करना। इसके लिए आप प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद में ये मेरा है नंबर भैया 9918332305। आपको नोट्स चाहिए या ज्वाइन करना है भाई, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, फुल सपोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, फिर एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बिलेन चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे भैया। हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे ऐसे, ठीक है। सेकंड वैद्युत रसायन, थर्ड रासायनिक बलगतिकी, 4 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, फिर उपसा संयोजन यौगिक। उसके बाद में हमारा चैप्टर है भैया हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन और जैव अणु। इन 10 के 10 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की बेटा। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देख लो, कॉपी पेन लेकर बैठना, पूरा माइंड आपका फुल कंसंट्रेशन स्क्रीन पर होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन बिलेन चैप्टर से हमारा पहले क्वेश्चन होगा, फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर? शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, 55.56, 5.556, 0.18 और 0.018। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 55.56। मतलब जो शुद्ध जल की मोलरता होती है ना, वो 55.56 होती है। सेकंड क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? देखो आपने बिलेन चैप्टर को पढ़ा, अब बिलेन चैप्टर में आपने अणुसंख्य गुणधर्म को भी पढ़ा। जैसे देखो इसमें से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? श्यानता, परासरण दाब, प्रकाशिक घूर्णन या पृष्ठ तनाव। देखो आपने इस चैप्टर को पढ़ा तो आपको श्यानता नहीं पढ़ा होगा, आपने इसमें टॉपिक नहीं है, प्रकाशिक घूर्णन भी नहीं है और पृष्ठ तनाव भी नहीं है। तो परासरण दाब जो है ना, ये हमारा अणुसंख्य गुणधर्म है। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ लेना। सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा फर्स्ट चैप्टर से ही है, जैसे हम दूसरे चैप्टर पर आएंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो बच्चे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। तीसरा क्वेश्चन ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे मोलल उन्नयन स्थिरांक से रिलेटेड। देखो किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना की जा सकती है? इसमें से कौन सा फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम मोलल उन्नयन स्थिरांक को निकाल सकते हैं? देखो मैंने आपको एक क्वथनांक में उन्नयन टॉपिक पढ़ाया था, ये उसी से रिलेटेड आपका टॉपिक है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है
मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम के बी से डिनोट करते हैं। तो के बी इक्वल टू क्या होगा, आपके पास ऑप्शंस हैं एम इंटू डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपान 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू, सेकेंड है 1000 इंटू डेल्टा टीबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू, थर्ड है 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान एम इंटू डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, इसको स्मॉल कैपिटल समझ लेना, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है m इंटू डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपान 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। यहां पे m है विलेय का अणुभार, डेल्टा टीबी है क्वथनांक में उन्नयन, कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार, 1000 तो आपका काउंट है और स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार। इस फॉर्मूले को अगर आप लोग अप्लाई करोगे ना तो आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक निकल जाएगा, यानी कि ये मोलल उन्नयन स्थिरांक का फॉर्मूला है। समझ में आ गया? चलो इसको भी मैं हटाता हूं और हम अब आगे बढ़ेंगे, अपने 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। चलो चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। देखो मैंने उन्हीं क्वेश्चन को इस वीडियो में रखा है ना जो बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, तो विलयन चैप्टर के ये बहुत स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैंने इस क्लास में इसको इंक्लूड किया है। तो निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा है? पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज या यूरिया? भैया इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम सल्फेट। जो आपका K2SO4 होता है ना, पोटेशियम सल्फेट, इसका हिमांक जो है न्यूनतम होता है, यानी कि ये न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है इन चारों की तुलना में। ठीक है, हिमांक क्या होता है? हिमांक वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई द्रव जो है ठोस में बदल जाता हो। ठीक है, चलो भैया 5वां क्वेश्चन देख लो आप लोग, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 5 देखो, ये निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है? अब इसमें आपसे पूछा जाता है किसमें विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? वाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब या पृष्ठ तनाव? देखो किसमें नहीं है, मतलब आपने इस चैप्टर में वाष्प दाब अवनमन पढ़ा, हाँ, हिमांक अवनमन भी पढ़ा, यस, परासरण दाब भी पढ़ा, पृष्ठ तनाव नहीं पढ़ा, तो ये आपका अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। थोड़ा घुमा फिराकर भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो इसको समझना है बच्चों। ठीक है, देखो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लास को देखते हैं उनको बोरिंग फील होने लगती है, यार ये सब क्या है? अरे यही सब टॉपिक्स, यही सब क्वेश्चन आपको आगे जाकर पढ़ना है। अगर अभी से इसको टफ समझने लगोगे बेटा ना तो काम नहीं होने वाला है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन, कुछ भी टफ नहीं है। आज मैं ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं, कल मैं आपको पूरे केमिस्ट्री के अति लघु उत्तरीय प्रश्न दे दूंगा, फिर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दे दूंगा। ऐसे ऐसे करके हम अपना पूरा केमिस्ट्री कवर कर देंगे। चलो दूसरा, अब दूसरे चैप्टर पर आ जाते हैं। देखो बेटा मैंने फर्स्ट चैप्टर के आपको 5 क्वेश्चन बताए, ये 5 क्वेश्चन आप बिल्कुल से प्रिपेयर कर लेना, बाकी जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा। विद्युत रसायन चैप्टर पे हम लोग आ चुके हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, इसको देखो, बहुत स्पेशल है। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। बताओ किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है? धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर, इसको मोलरता कर देना, ठीक है, और इनमें से सभी पर। देखो भैया इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है ना, वो धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, विलयन के ताप पर भी, विलयन की मोलरता पर भी, तो इनमें से सभी पर वो डिपेंड करेगा। अगर आपको ऑप्शन में ना इनमें से सभी ऑप्शन देखने को मिलता है तो मैं मानता हूं कि 95% वो सही ही होता है, 5% की मैं गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है, चलो बेटा 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। ऐसे ऐसे हम पूरे 55 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान रखना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है और मैं कहता रहता हूं जब तक है आपका भाई शुभम, बिल्कुल मत लेना टेंशन। 7वां, ए बी और सी कर देना यहां पर। ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः +0.680 -0.50 वोल्ट और -2.5 वोल्ट है, उनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा? मतलब ए बी और सी 3 तत्व दिए गए हैं जिनका मानक अपचयन विभव +0.60 वोल्ट, -0.50 वोल्ट और -2.5 वोल्ट है, उनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा? तो देखो बेटा फर्स्ट ऑप्शन है ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, सेकंड है ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, थर्ड है सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए और फोर्थ है बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। तो देखो
जिसका अपचयन विभव सबसे ज्यादा कम होगा ना, उसकी अपचयन शक्ति सबसे ज्यादा होगी। मतलब अपचयन विभव, अपचयन शक्ति और अपचयन विभव एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब देखो, इन तीनों तत्वों का जो अपचयन विभव दिया गया, सबसे कम जो अपचयन विभव है ना, वो हमारा ये है -2.5 वोल्ट, उसके बाद में -0.5 वोल्ट है, उसके बाद में हमारा +0.680 वोल्ट है। ये सबसे ज्यादा अपचयन विभव इसका है, फिर इसका है, फिर उसका है। लेकिन अपचयन शक्ति, अपचयन क्षमता का आपको पूछा जा रहा है क्रम, तो क्या होगा, जिसका अपचयन विभव सबसे कम होगा। देखो C का सबसे कम है तो इसकी अपचयन शक्ति सबसे ज्यादा होगी, फिर B, फिर ये, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A, मतलब C का अपचयन क्षमता सबसे ज्यादा होगा, फिर B का, फिर A का। ठीक है, तो यही इसका क्रम होगा बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देख लो फटाफट। 8वां क्वेश्चन, धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती वो है, वो कौन सी धातु है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती है? जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है या एल्यूमिनियम है? देखो बेटा, कॉपर जो है ना, सेकंड ऑप्शन। कॉपर धातु ऐसी धातु है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। आपका ये सेकंड क्वेश्चन होगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं, बताओ इसमें से अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य या उत्प्रेरक? देखो, अच्छे चालकत्व का मतलब क्या होगा? जिसकी चालकता अच्छी हो, मतलब जो भैया एकदम दमदार हो, तो दमदार को हम बोलते हैं प्रबल, तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य होंगे। मतलब जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं ना, उनकी चालकता बहुत अच्छी होती है, तो अच्छे चालकत्व वाले विलयन जो है वो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। चलो बेटा, 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देख लो। 10 नंबर, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता। अगर आप तनुता को बढ़ाते हैं तो जो विशिष्ट चालकता कप्पा इक्वल टू, मैंने बताया था 1/ρ, तो अगर आप तनुता बढ़ाते हैं ना तो विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तनुता का मतलब, अगर आप विलयन को थोड़ा और तनु करते हैं, तनु का मतलब आप विलय की मात्रा, विलायक को बढ़ाते जाते हैं तो विलयन तनु होता चला जाएगा। तनु का मतलब पतला। जैसे मान लो 1 गिलास पानी में आप थोड़ा 100 ग्राम चीनी डाल दो या 50 ग्राम चीनी डाल दो, ठीक है, और उसी पानी में 20 ग्राम चीनी डाल दो दूसरे गिलास में, तो जो 50 ग्राम वाला होगा ना, वो 20 ग्राम से ज्यादा सांद्र होगा और 20 ग्राम वाला तनु होगा, पतला होगा विलयन। ठीक है, तो तनु का मतलब पतला। तो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं? देखो, अगर आप तनुता बढ़ाते हो ना तो विशिष्ट चालकता जो है बेटा वो घटती है। आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपने तीसरे नंबर, अभी भी एक क्वेश्चन और है इसमें शायद, उसके बाद में हमारा तीसरा चैप्टर आएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो। अब ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों में भी ये क्वेश्चन बहुत आता है और मैंने तो पहले भी पढ़ा रखा है। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? मैंने बताया था कप्पा इक्वल टू होता है 1/ρ। अब रो का मात्रक था ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर, इसको हमने ऊपर लाया था, आपको पता होगा, रो है विशिष्ट प्रत्यय, इसको ऊपर लाया तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसी को लिखते हैं हम लोग ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखो, इसको मैंने डीपली बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि विशिष्ट चालकता को कप्पा से डिनोट करते हैं, कप्पा इक्वल टू 1/ρ होता है। अब चूंकि रो इक्वल टू R/L होता है, मतलब इसका मात्रक ओम मीटर होता है, तो ओम मीटर को ऊपर लाएंगे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा कप्पा का मात्रक। छोटा मात्रक हो जाएगा इसका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो विशिष्ट चालकता का जो मात्रक है इनमें से ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होगा। ठीक है, तो ये 11 नंबर क्वेश्चन था और दूसरे चैप्टर से हमने टोटल 6 क्वेश्चन लिए। अब हम चलेंगे अपने थर्ड चैप्टर पे। चलिए तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, तीसरे चैप्टर का नाम है ना रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। इसके क्वेश्चन देखो। 12 नंबर, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायु काल में क्या संबंध होता है भैया? फर्स्ट है k इक्वल टू 0.6932 अपॉन टी हाफ, सेकेंड है टी हाफ इक्वल टू k अपॉन 0.6932, थर्ड है टी हाफ इक्वल टू 0.6932 k, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायु काल में जो संबंध है ना,
वो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 0.6932 अपान टी हाफ। ये होता है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला। देखो के है वेग स्थिरांक, टी हाफ है अर्ध आयु काल। तो ये फॉर्मूला आप लोग बिल्कुल से याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अपना 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का रासायनिक समीकरण क्या है। मतलब जो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण है ना, जिससे हम इस चैप्टर के बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, वो क्या है। फर्स्ट है k इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग 10 a अपान a माइनस एक्स। दूसरा है k इक्वल टू 4.306 अपान टी लॉग 10 a अपान a माइनस एक्स। थर्ड है k इक्वल टू 2.303 अपान टी स्क्वायर लॉग 10 a अपान a माइनस एक्स। और फोर्थ है k इक्वल टू 10 अपान टी लॉग 10 a अपान a माइनस एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट वाला ना, इसी से हम प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला यही होता है, और इसी से हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो बड़े बड़े होते हैं। कितने समय में 99% अपक्रिया पूर्ण होगी, ये सब न्यूमेरिकल। ठीक है, देखो k है वेग स्थिरांक, t है समय, a है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, a माइनस एक्स जो है ना, ये t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, पूरे 55 क्वेश्चन देखने हैं तो थोड़ा अच्छे से देखेंगे, अपने 5G स्पीड में चलेंगे। चलो 14 नंबर क्वेश्चन, शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, जल्दी बताओ। शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक लीटर सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या मोल सेकेंड इनवर्स। भैया शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो बढ़ते चलो आगे, 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। 15, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेग स्थिरांक पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। बेटा वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो वेग स्थिरांक भी बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। चलो भैया 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट देखते चलो। किस कोटि की अपक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। इसमें से कौन सी अपक्रिया है जिसके लिए वेग और वेग स्थिरांक दोनों का मात्रक समान होता है, वही वेग का भी मात्रक, वही वेग स्थिरांक का भी मात्रक। शून्य, प्रथम, द्वितीय या तृतीय। भैया शून्य कोटि की जो अपक्रिया होती है ना, इसके लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, मतलब वही मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स और मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो 16 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 17 पे चलते हैं बेटा, ये देखो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है। देखो शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, लेकिन प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या सेकेंड इनवर्स, या मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, या मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड। भैया सेकेंड इनवर्स होता है आपके प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। जब आप प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निकालोगे ना, तो उसका मात्रक आप सेकेंड इनवर्स लिखना। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। चलो 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अब आ जाएंगे अपने चौथे चैप्टर पर मेरे भाई। 6-7 क्वेश्चन हमने इसमें भी देखे। चौथा चैप्टर है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चन अब हम देखेंगे, ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को। देखो निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय यौगिक कौन सा है, इसमें से कौन सा यौगिक है जो अनुचुंबकीय है, CuCl, AgNO3, FeSO4 या ZnCl2। बताओ आप लोग। देखो भैया इसमें से जो FeSO4 है ना, ये हमारा अनुचुंबकीय कंपाउंड है, अनुचुंबकीय यौगिक होगा। चलो आगे बढ़ो। 19 नंबर, सारे क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ लेना। 19, निम्न में अनुचुंबकीय आयन कौन सा है, इसमें से कौन सा आयन है जो अनुचुंबकीय है। अब आप डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे हो तो आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। तो Zn2+, Ni2+, Cu+ या Ag+। भैया Ni2+ जो है ना, ये अनुचुंबकीय आयन है, तो 19 का सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो भैया 20 नंबर क्वेश्चन देखो।
निम्न में रंगहीन आयन है, इसमें से कौन सा आयन है जो रंगहीन है? Cu प्लस, Cu2 प्लस, Ni2 प्लस या Fe3 प्लस। तो इसमें से कौन सा आयन है जो रंगहीन है? भैया Cu प्लस जो है ना, ये आयन रंगहीन होता है। ये आपका डीओ में ब्लॉक का तत्व का बहुत ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है। चलो भैया 21 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। निम्न तत्वों में लैंथेनाइड तत्व है, इसमें से कौन सा तत्व है जो लैंथेनाइड तत्व है, लैंथेनाइड की कैटेगरी में आता है? RaCe AC या Zr? भैया Ra रेडियम, Ce सीजियम, AC एक्टिनियम, Zr, ठीक है। तो Ce जो है ये आपका लैंथेनाइड तत्व है, आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सीजियम जो है ना ये लैंथेनाइड एलिमेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना। अब चैप्टर 5 पे हम आ चुके हैं। चैप्टर 5 का नाम है उपसह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इसका क्वेश्चन है 22 नंबर। देखो निम्नलिखित में से कौन सा आयन उपसह संयोजन यौगिक नहीं बनाता है? बताओ इसमें से कौन सा आयन है जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं बनाता, उपसह संयोजन यौगिक बनाता ही नहीं है? Na प्लस, Cr2 प्लस, CO2 प्लस या Cr3 प्लस? भैया Na प्लस जो आयन है ना ये आपका उपसह संयोजन यौगिक ये नहीं बनाता है, तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो एक ही क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से लिया है, चैप्टर 5 से, बाकी हम आगे आगे क्वेश्चंस आपको बताते रहेंगे। चैप्टर 6 पे हम आ चुके हैं, देखो ध्यान से, ये रहा चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। अब इस चैप्टर का 23 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, ध्यान से समझो। हैलो फॉर्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है? हैलो फॉर्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं? कुछ ऐसे आपने देखा होगा CHX3, ठीक है, X क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ऐसे कुछ होते हैं हाइड्रोफॉर्म। तो मेथेन के, एथेन के, प्रोपेन के या बेंजीन के? भैया हाइड्रोफॉर्म जो है ना ये मेथेन के ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं। जैसे देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, CHCl3, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। अब देखो ये किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है? ट्राई हैलोजन का मतलब 3 हैलोजन। देखो क्लोरीन जो है 3 है, ये हैलोजन होता है क्लोरीन, ये 3 है। तो ये किसका ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है? एक कार्बन है, तो ये मेथेन का ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न होगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। हैलोफॉर्म जो है ये मेथेन का ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। 24 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। 24, निम्नलिखित अभिक्रिया C6H6 प्लस Cl2, मतलब बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जा रही है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो इक्वल टू गिव्स आउट उत्पाद। इसमें उत्पाद क्या होगा? इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर आप रिएक्शन कराते हो सूर्य के प्रकाश से किसकी अभिक्रिया? बेंजीन और क्लोरीन की, तो क्या बनेगा? फर्स्ट है C6H5Cl मतलब क्लोरोबेंजीन, सेकंड है OC6H4Cl2, थर्ड है C6H6Cl6 मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और फोर्थ है PC6H4Cl2। भैया जब आप बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराओगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो आपका ये बनेगा C6H6Cl6। इसको हम बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड सिंपल भाषा में, तो यही बनेगा, ठीक है। चलो 25 नंबर क्वेश्चन देख लो बेटा। 25, प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक है, इसमें से कौन सा यौगिक है जो प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है? ठीक है, एक एक को ध्यान से समझ लो। एक आपका है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH2F2 इसका नाम है डाइफ्लोरोमेथेन, ठीक है। CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और ये है CF4 कार्बन टेट्राफ्लोराइड। तो भैया प्रशीतक के रूप में प्रयोग किए जाने वाला जो यौगिक है ना वो CF2Cl2 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपका 25 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 26 पे चलते हैं। 26 देखो, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है? अगर आप क्लोरोफॉर्म को प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत कराओगे ना, तो क्या बनेगा? फास्जिन, फॉर्मिक अम्ल, फार्मिल क्लोराइड या मेथिल क्लोराइड। भैया अगर क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में धीरे धीरे ऑक्सीकृत होता है ना, तो ये बहुत ही विषैली गैस बनाता है, फास्जिन,
ठीक है, जो कि अत्यंत विषैली होती है, इसीलिए क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु से बचाकर रखा जाता है। चलो भैया 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 27 CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा? अरे वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाकर दे दिया गया है। फास्जीन, फार्मिक क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड या मेथिल क्लोराइड। भैया क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होगा ना तो फास्जीन बनेगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 27 का फर्स्ट सही है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, 28 पर चलते हैं। फास्जीन है, बताओ फास्जीन का फॉर्मूला क्या होगा? PH3 नहीं बेटा, ये फास्फीन है, गलती मत करना। POCl3, CH2 या COCl2। भैया COCl2 जो है ना, इसी को हम फास्जीन बोलते हैं। तो 28 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है, जो हमारा क्लोरोफॉर्म है CHCl3, जिसको हम ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं, इसका यूज कहां होता है? एक कीटनाशक के रूप में, एक फफूंदी नाशक के रूप में, औद्योगिक विलायक के रूप में या अवशोषक के रूप में? भैया औद्योगिक विलायक के रूप में हम क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं, तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 30 एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर चैप्टर, हम 7वें चैप्टर पर आ चुके हैं भैया। 7 नंबर चैप्टर, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। देखो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है। देखो जो हमारा ग्लूकोज है ना C6H12O6, इसको अगर एथिल अल्कोहल C2H5OH में परिवर्तित करना है तो कौन सा एंजाइम आप यूज करेंगे? इनवर्टेज, जाइमेज, डायस्टेस या ये सभी? ठीक है, तो 30 का आपका ऑप्शन नंबर सेकंड से होगा जाइमेज। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए जाइमेज एंजाइम का यूज किया जाता है। ठीक है चलो दूसरा ऑप्शन सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो इसमें से एक के क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, ऐसा मत समझना कि सर जी हमारे 5G की स्पीड से चल रहे हैं और हम इसको ना पढ़े। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं एक एक को नोट करना है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना है, तो भैया सारे क्वेश्चन पढ़ लेना। ये पूरा वन शॉट है केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। 31 नंबर क्वेश्चन देखो, परिशोधित स्पिरिट में अल्कोहल होता है कितने परसेंट? परिशोधित स्पिरिट में अल्कोहल कितने परसेंट होता है? 100%, 95.5%, 75% या 5.6%? भैया 95.5% अल्कोहल होता है। परिशोधित स्पिरिट में 95.5% अल्कोहल होता है। 32 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा। ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से पहचाना जाता है। सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 जो होता है ना, उसको ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं। तो ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से किसको पहचाना जाता है? नाइट्रोएल्केन को, एल्कीन को, एल्कोहल को या एल्किलेमिन को? भैया एल्कोहल्स को पहचानते हैं ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा। हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में डिफरेंस करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में विभेद करते हैं ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा। चलो एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड है, देख लो। ल्यूकास अभिकर्मक है, इसमें से कौन सा अभिकर्मक ल्यूकास अभिकर्मक होगा? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, PDBaSO4, तनु HCl प्लस निर्जल ZnCl2 और उपरोक्त में से कोई नहीं। भैया ल्यूकास अभिकर्मक जो है ना, वो सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 होगा। HCl को ऐसे कर देना, ठीक है। अब कुछ बच्चे तनु HCl प्लस निर्जल ZnCl2 पर क्लिक कर देते हैं क्योंकि दिखने में सेम लग रहा है, बस सांद्र और तनु का डिफरेंस है। देखो ल्यूकास के लास्ट में क्या है? सा, और सांद्र के स्टार्टिंग में सा है। तो आप एक ट्रिक याद रखना कि यहां पे जो ल्यूकास अभिकर्मक होगा ना, वो सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 होगा। ये ट्रिक है छोटा सा। चलो बेटा 34 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इसको मैं हटाता हूं। 34, फिनॉल का 0.20% विलयन निम्न में से किस रूप में कार्य करता है? अगर फिनॉल का हम 0.2% विलयन लें तो वो किसके रूप में कार्य करेगा? एंटीसेप्टिक, प्रतिऑक्सीकारक, ज्वरनाशक या एंटीबायोटिक? भैया वो एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करेगा। अगर फिनॉल का 0.20% विलयन निम्न में से एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? देखो मैंने आपको बताया था जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं,
अल्फा कार्बन होते हैं वही जो है काइनेजारो अभिक्रिया को देते हैं। तो इसमें से कौन सा यौगिक है जो काइनेजारो अभिक्रिया नहीं देगा? HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, CH3CH2CHO प्रोपेनल्डिहाइड, CCl3CHO यानी कि ट्राइक्लोरोएथेनॉल और आपका CH3 का होल थ्राइज CCHO। भैया जो ये हमारे हैं ना CH3CH2CHO या इसी को बोल सकते हैं C2H5CHO प्रोपेनल्डिहाइड, ये जो है ये काइनेजारो अभिक्रिया नहीं देता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉर्मेलिन जलीय विलयन है। फॉर्मेलिन जो है ये किसका जलीय विलयन होता है? फॉर्मेल्डिहाइड का, फॉर्मिक अम्ल का, फ्लोरोसीन का या एसिटल्डिहाइड का? फॉर्मेलिन जो है ये फॉर्मेल्डिहाइड जो HCHO होता है ना, इसी का जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो बेटा आगे बढ़ो। एक एक क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यान से देख लो, फिर अगर नोट करना चाहो आप नोट कर सकते हो। 37 निम्न में से कौन फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता? इसमें से कौन सा यौगिक है जो फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर पाएगा? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। भैया जो एसिटिक अम्ल होता है ना, ये फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, जो CH3COOH है एसिटिक एसिड, ये बेटा फॉर्मिक फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। काइनेजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। काइनेजारो अभिक्रिया इसमें से कौन सा यौगिक देगा? बेंजोइक अम्ल, टाल्वीन, बेंजल्डिहाइड या फॉर्मिक अम्ल? भैया काइनेजारो अभिक्रिया जो है बेंजल्डिहाइड जो है ये काइनेजारो अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। 38 का थर्ड ऑप्शन सही होगा। 39 पे आ जाओ बेटा। 39 जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है। अगर बेंजेमाइड का आप जल अपघटन करोगे तो क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल, एथिल बेंजोएट या एथेनॉल अम्ल? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा बेंजोइक अम्ल। देखो C6H5 फॉर्मूला इसका क्या होता है बेंजोइक अम्ल का? C6H5COOH, इसको बेंजोइक अम्ल बोलते हैं। ओइक मतलब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का यौगिक है। तो जब आप बेंजेमाइड का जल अपघटन कराओगे ना तो बेंजोइक अम्ल आपका बनेगा। बेटा 40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 40 देखो एमीन चैप्टर पे हम आ चुके हैं अपने 9 नंबर चैप्टर पे। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर आ जाएगा। देखो नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन कराने पर अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? अगर आप लोग नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 या इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो एक बेंजीन रिंग बना दो ऐसे, ठीक है, और ऊपर लिख दो NO2। इसका जब आप अम्लीय माध्यम में अपचयन कराएंगे तो अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? आपके पास ऑप्शंस है, एनिलीन बनेगा, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगा या पैरा एमिनो अम्ल बनेगा, पैरा एमिनोफिनॉल या एजोबेंजीन बनेगा। भैया नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर ना एनिलीन बनता है, जो आपका ये होता है एनिलीन C6H5NH2, इसको बोलते हैं बेटा एनिलीन। तो 40 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 41 पे आ जाते हैं। 41 नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन को और किस नाम से हम जानते हैं? ये स्पेशल क्वेश्चन है, नोट कर लो फटाफट। कशीस का तेल, मिर्वेन का तेल, सिनेमन ऑयल या विंटरग्रीन का तेल? देखो नाइट्रोबेंजीन को हम मिर्वेन का तेल इस नाम से भी हम जानते हैं, नाइट्रोबेंजीन को हम मिर्वेन का तेल भी बोलते हैं। चलो 42 नंबर क्वेश्चन। 42 अमीनो का जलीय विलयन होता है। अमीनो का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उभयधर्मी होगा या उदासीन होगा? बेटा अमीनो का जलीय विलयन जो होता है वो बेसिक होता है, क्षारीय होता है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 43 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 43 कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया शायद आपने पढ़ा हो, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनेट या आइसोसाइनेट? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा आइसोसाइनाइड। अगर आप लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया देखते हैं ना तो आपका इसमें आइसोसाइनाइड बनेगा C2H5NC, कुछ ऐसे था, ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड हमारा बनता है। 44 नंबर क्वेश्चन देख लो। 44
हिंसबर्ग अभिकर्मक है। हिंसबर्ग अभिकर्मक किसको कहते हैं? एथिल ऑक्जेलेट को, ट्राइमेथिलएमीन को, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को, या बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही हम हिंसबर्ग अभिकर्मक बोलते हैं। चलो आगे बढ़ो, 45 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 45 कार्बिल एमीन क्रिया देता है। कार्बिल एमीन जो है जब ये क्रिया करता है तो क्या देता है? मेथिल एमीन, ठीक है, CH3 का होल ट्वाइज NH, CH3 का होल थ्राइज N, C2H5 का होल ट्वाइज NH। भैया कार्बिल एमीन जो है CH3 NH2 भी देता है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 46 पे आ जाओ। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा। अब हम अपने लास्ट चैप्टर के क्वेश्चंस पर आ चुके हैं। बाय द वे हम अपने 10वें नंबर चैप्टर पर आ चुके हैं। आप लोग कहेंगे फर्जी बहुत फास्ट आप चल रहे थे। अरे भैया फास्ट चलना पड़ता है, बगल में गाना बज रहा है भैया, किसी की शादी है, क्या करें बताओ। चलो 46 नंबर, इन्यूलिन, इंसुलिन नहीं है, इन्यूलिन होगा यहाँ पे। इन्यूलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है। इन्यूलिन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज या लैक्टोज? भैया इन्यूलिन का जल अपघटन कराओगे ना तो फ्रक्टोज आपको मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। इन्यूलिन के जल अपघटन से फ्रक्टोज बनता है। अगला क्वेश्चन देख लो 47, वो कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता। ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो हम मनुष्यों के डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होगा? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन या ग्लूकोज? भैया सेलुलोज जो है ये हमारे पाचन तंत्र में नहीं पचता है। 48 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज? भैया फ्रक्टोज को हम सबसे मीठी शर्करा मानते हैं। 48 का थर्ड ऑप्शन सही होगा, फ्रक्टोज इसको सबसे मीठी शर्करा हम बोलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। दूध में पाई जाने वाली शर्करा, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध तो आप लोग पिए ही होंगे गाय भैंस का, तो माल्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सेलुलोज? भैया लैक्टोज ही पाया जाता है हमारे दूध में, तो दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है ना वो लैक्टोज है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल नहीं होगा, कैल्सीफेरॉल कहलाता है। बताओ कैल्सीफेरॉल कौन सा विटामिन कहलाता है? किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? भैया विटामिन डी जो है ना इसी को हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक अम्ल है, किस विटामिन का नाम? एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? प्रोटीन है, एंजाइम है, हार्मोन है या विटामिन है? भैया ये विटामिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो देखो कितना घुमा फिरा कर दे दिया गया क्वेश्चन, तो याद रखना। 52, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है? डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होगा? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन पाया जाता है, तो थाइमिन है, साइटोसिन है, एडमिन है। यूरेसिल नहीं पाया जाता, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। देखो डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन पाया जाता है। आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका यूरेसिल सही होगा, यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखना। 52 का थर्ड ऑप्शन सही होगा। 53 नंबर, एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है किसका? विटामिन नाम, किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन सी का, विटामिन ए का, विटामिन डी का, विटामिन B6 का? भैया विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 54, क्षारक जो आरएनए में नहीं पाया जाता। बताओ इसमें से कौन सा क्षारक है जो आरएनए में नहीं पाया जाता? देखो एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल पाया जाएगा, साइटोसिन भी पाया जाएगा। थाइमिन जो है ये डीएनए में पाया जाता है। देखो डीएनए में थाइमिन पाया जाएगा, आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाएगा। डीएनए में यूरेसिल, हाँ ये है, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, यूरेसिल नहीं पाया जाता। आगे देखो बेटा 55 लास्ट क्वेश्चन, एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण की इकाई होती है। एमिनो अम्ल जो है वो किसके निर्माण की संरचनात्मक इकाई होती है? किससे बनकर एमिनो अम्ल बनते हैं? किसकी इकाई है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या विटामिन? भैया एमिनो अम्ल जो है ना वो प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है। बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर ना प्रोटीन बनाते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज हमने आपको बताया क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक
टोटल 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये 55 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे बिलेन चैप्टर का होगा। देखो जैसे ही मेरा चैप्टर फिनिश होगा ना, मैं आपको बता दूंगा कि अब दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना, एक न्यूमेरिकल है। अरे भैया चैप्टर का नाम है विलेन, और विलेन चैप्टर के में न्यूमेरिकल सी तो ज्यादातर हैं, तो विलेन में न्यूमेरिकल ना पूछा जाए ऐसा कैसे हो सकता है। देखो ध्यान से समझो, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है। विलेन की मोलरता की गणना कीजिए। सोडियम और पोटेशियम का अणुभार 39, क्लोरीन का 35.5। आपको मोलरता निकालनी है। मोलरता क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेन का आयतन लीटर में, यही तो मोलरता का फॉर्मूला होता है। बहुत सिंपल है भाई, और मैंने पूरा चैप्टर एक वीडियो में बता रखा है। अगर आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 सॉल्यूशन फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से समझो, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड है, इसको 1 लीटर जल में घोला गया है। बताओ इसमें से ज्यादा कौन है? 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड ज्यादा है या 1 लीटर जल ज्यादा है? अरे भैया जल 1 लीटर है, मतलब 1000 मिलीलीटर, और ये सिर्फ 15 ग्राम है, तो ये कम है, ये ज्यादा है। तो जिसकी मात्रा विलेन में कम होगी वो विलेय होता है, तो ये विलेय होगा और ये विलायक होगा। समझ में आ रहा है? ये विलेन का आयतन दिया है। देखो तो हम लिखेंगे विलेय का भार। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चा पार्टी विलेय का भार, ठीक है, विलेय का भार। अब विलेय आप लोग ब्रैकेट में लिख देना KCl, ठीक है। तो विलेय का भार जो हमारा बच्चों वो दिया गया है कितना? 15 ग्राम, 15 ग्राम। अब विलेय का अणुभार भी हमें दिया गया है, ऐसे लिखेंगे विलेय। अब विलेय के ब्रैकेट में आप लोग KCl लिख देना, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड ही हमारा विलेय है। देखो पोटेशियम क्लोराइड को हम KCl से प्रदर्शित करते हैं, तो KCl का अणुभार कितना होगा? अणुभार, अणुभार ये कितना होगा बच्चों? तो ये कितना होगा आप लोग बताओ। देखो K का अणुभार है 39, Cl का है 35.5, तो 39 प्लस 35.5, यानी कि ये हमारा आ जाएगा बच्चों कितना? 74.5 आ गया, 74.5। ये विलेय का अणुभार आया। अब देखो हमें दोनों चीजें दी गई है, विलेन का आयतन भी दिया गया है, लेकिन सबसे पहले यहां पे हम विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है बच्चों विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। क्योंकि जब मोलरता निकालोगे ना, तो उसका फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेन का आयतन लीटर में। अब मोलों की संख्या कैसे निकालोगे? तो भार को अणुभार से डिवाइड कर दो। हम यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। अब विलेय के मोलों की संख्या अगर आपको निकालना है ना, तो फॉर्मूला मैंने ही बता ही दिया है, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। अब लिख देते हैं, चलो थोड़ा आसान आपका कर देते हैं, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है बच्चों। बस इसी को डिवाइड कर दो, विलेय के मोलों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो बहुत सिंपल है, एकदम हलवा है भैया। देखो विलेय का भार कितना है? 15 ग्राम, ठीक है। तो हम ऊपर लिखेंगे 15 और नीचे लिख देंगे 74.5। देखो अणुभार है 74.5। अब जब इसको काटोगे ना, तो काटने पर हमारा देखो आप डिवाइड कर देना, ये 0.2 आएगा, 0.20 आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या। मैं यहां पे लिख देता हूं विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। कितना आ गया बच्चा पार्टी? देखो गुणा भाग तो आपको करना ही पड़ेगा, एग्जाम में मैं थोड़ी ना आऊंगा कराने। 0.20 मोल, ठीक है, 0.20 मोल। ये आ गया बच्चों विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो। इस साइड में मैं कर देता हूं, जगह है नहीं, और अगर मैं दूसरे पेज में जाऊंगा तो इरेज हो जाएगा। अब विलेयन का आयतन दिया गया है 1 लीटर, तो यहां पे लिख देते हैं बच्चों विलेयन का आयतन
आयतन, ठीक है। ये हमें दिया गया बच्चा पार्टी 1 लीटर, तो इसको लिख देंगे 1 लीटर। अब लीटर में दिया है तो हमें कुछ करना नहीं है। अब हम निकालेंगे विलयन की मोलरता, सॉरी विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता। थोड़ा छोटा मैं लिख रहा हूं ताकि इसमें एडजस्ट हो जाए, ठीक है। मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, ऐसे लिख देना बच्चों, ठीक है। थोड़ा जगह एडजस्ट कर देना, अपान विलयन का आयतन, अपान विलयन का आयतन, ठीक है, आयतन। और आयतन जो लेंगे बच्चों वो लीटर में लेंगे, ठीक है, लीटर में। तो ये हमारा होता है बच्चा पार्टी विलयन की मोलरता का फॉर्मूला, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। अब यहां से हमारा मोलरता निकल जाएगा, देखो मोलरता, मोलरता कितनी हो जाएगी, देखो विलेय के मोलों की संख्या कितनी है वो देखो मैंने निकाला था 0.20, अपान विलयन का आयतन तो 1 लीटर है भैया, तो हमारी मोलरता कितनी आ गई बताओ, बोला करो खटाखट आप लोग। तो मोलरता जो हमारी आई ना बच्चा पार्टी वो आ गई 0.20, और मोलरता का मात्रक क्या होगा, देखो विलेय के मोलों की संख्या का मात्रक होगा मोल, ठीक है, प्रति विलयन का आयतन लीटर, ठीक है, तो मोल प्रति लीटर इसका मात्रक हो जाएगा। बस बच्चा पार्टी यही हमारा आंसर आ गया, इसी को निकालने के लिए इतना मेहनत हम किए थे। तो देखो मैं एक बार फिर से समझाता हूं, पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट, देखो हमें विलेय का भार दिया गया था 15 ग्राम, विलेय का अणुभार 74.5 ग्राम, ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है तो भार को अणुभार से डिवाइड कर दो, हमारा 0.20 आ गया। अब विलयन का आयतन 1 लीटर था तो हमने विलयन की मोलरता का फॉर्मूला लगाया, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, तो विलेय के मोलों की संख्या 0.20 थी और विलयन का आयतन 1 लीटर था, तो मोलरता हमारी आ गई 0.20 मोल प्रति लीटर। चलो हो गया, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं बच्चों। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेकंड क्वेश्चन देखिए, ठीक है, खुल जा सिम। ये है स्टूडेंट हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ना, ये हमारे दूसरे चैप्टर विद्युत रसायन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों हो सकता है आपने ये क्वेश्चन पढ़ रखा हो, लेकिन जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ना बहुत ज्यादा स्पेशल है। देखो दूसरा कोलरोस का नियम क्या है, बहुत सिंपल सा है, मैं बता देता हूं, अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में बेसिकली आता है। और वैसे इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन लिए है ना वो ज्यादातर अतिलघुत्तरीय प्रश्न वाले क्वेश्चन है और कोई कोई क्वेश्चन लघुत्तरीय में भी आता है। चलो कोलरोस का नियम क्या है, तो बहुत सिंपल है, एक लाइन में देखो कोलरोस का नियम, किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। मतलब किसी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता है ना उसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए हम एक ले लेते हैं, देखो ये मोलर चालकता है लैम्डा m जो है ना ये मोलर चालकता होता है, लेकिन इनफाइनाइट लगा देंगे क्योंकि अनंत तनुता पर चालकता की बात की जा रही है, तो लैम्डा इनफाइनाइट m हो गया, ठीक है। अब किसका कोई विद्युत अपघट्ट ले लो, हम ले लेते हैं HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है बच्चा पार्टी ना ये एक विद्युत अपघट्ट है, तो ये किसके बराबर होगा वो भी जान लो, बहुत ज्यादा स्पेशल ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस और प्लस लैम्डा इनफाइनाइट, ठीक है, Cl माइनस, लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, ये इसी के बराबर होता है। समझ में आया, और यही हमारा होगा बच्चों कोलरोस का नियम। मतलब है तो बहुत सिंपल सा, मैं हलवा समझता हूं। देखो क्या था, किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता, देखो एक विद्युत अपघट्ट हमने ले लिया HCl, इसकी अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है ना, मोलर चालकता को लैम्डा m से डिनोट करते हैं, इनफाइनाइट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अनंत तनुता पर है, तो जो इसकी चालकता है ना वो इसके धनायन, देखो H प्लस का जब जल अपघटन होगा ना तो ये H प्लस और Cl माइनस आयन में टूटेगा, तो H प्लस इसका धनायन है, तो इसके धनायन की मोलर चालकता
तथा ऋण आयन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यही होता है बच्चा पार्टी कोलरॉस का नियम। बहुत सिंपल एकदम हलवा है। चलो इसको नोट कर लो, फॉर्मूला भी नोट कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों। तीसरा वाला क्वेश्चन देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे दूसरे चैप्टर का ये भी है। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। ये अगर आपने नहीं पढ़ा तो भैया क्या पढ़ा, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना ज्यादा खास है। देखो समझा देते हैं, बहुत बड़ा नहीं है, देख लो। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होता है। चलो हम ले लेते हैं एक विद्युत ये देखो भैया, ये हमारा एक जार है और इसमें भरा हुआ है विद्युत अपघट्य। देखो ऐसे कुछ हमारा विद्युत अपघट्य है, इसमें भरा हुआ है। विद्युत अपघट्य को हम लोग मान लेते हैं कि हमने लिया है यहां पे NaCl। क्या लिया है? NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड हमने विद्युत अपघट्य ले लिया है। अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें इलेक्ट्रोड होंगे। देखो ये आपका पहला वाला इलेक्ट्रोड हो गया, इसमें डूबा हुआ है, ठीक है ऐसे, और ये आपका हो जाएगा दूसरा वाला इलेक्ट्रोड ऐसे डूबा हुआ है इसमें, ठीक है। एक होगा आपका ऋण आयन और एक होगा धन आयन, ये भी ध्यान में रखना। मतलब एक होगा कैथोड, कैथोड जो होता है बच्चा पार्टी वो निगेटिव होता है, और एक होता है एनोड। क्योंकि भैया देखो विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, कैथोड और एनोड। एनोड जो होगा ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये हमने इतना ले लिया है। अब आप खुद ही सोचो, अगर हम सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराते हैं NaCl का, ठीक है, NaCl का अगर हम लोग विद्युत अपघटन कराते हैं तो ये किसमें टूटेगा? ये टूट जाएगा बच्चा पार्टी Na+ और +Cl- आयन में। अब देखो यहां पे क्या कहा जा रहा है, बहुत सिंपली समझना। देखो यहां पे हमने एक जार ले लिया जिसमें विद्युत अपघट्य NaCl है, और यहां पे दो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड नेगेटिव है और एनोड पॉजिटिव है, ठीक है। इतना सा समझ में आ गया। आप देखो किस विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, अब देखो इस NaCl का विद्युत अपघटन हो रहा है तो ये Na+ और Cl- आयन में टूटेगा। तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान, देखो जब इसमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी ना तो यहां पर कुछ इलेक्ट्रोड पर जो है ना कुछ पदार्थ ऐसे ऐसे एकत्रित होंगे। तो इस पदार्थ का जो द्रव्यमान है, जो पदार्थ की मात्रा है ना, इसको हम W से डिनोट करेंगे। तो ये जो W है, देखो पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होता है। तो देखो इस विलयन में, इस विद्युत अपघटन में कुछ ना कुछ आवेश होगा, ये आवेश के समानुपाती होगा। इसी को कहते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। ध्यान से समझे, फिर से समझाऊं। देखो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में यहां पे NaCl का विद्युत अपघटन हो रहा है, किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान, जब विद्युत अपघटन होगा तो इलेक्ट्रोड जो आपका है ना कैथोड एनोड, इस पर एकत्रित पदार्थ कुछ एकत्रित होंगे, तो उसका जो द्रव्यमान है उसको W से डिनोट करेंगे। वो जो है ना विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होता है। ये जो W होगा ये Q के समानुपाती होगा, यानी कि इलेक्ट्रोड पर एकत्रित जो पदार्थ का द्रव्यमान W है ना वो समानुपाती होगा बच्चा पार्टी किसके? Q के समानुपाती होगा। अब चूंकि आपको पता ही है, चूंकि Q इक्वल टू कितना होता है, चूंकि Q इक्वल टू हमारा होता है बच्चों IT, Q इक्वल टू IT होता है, आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो W समानुपाती हो जाएगा बच्चों IT के, W समानुपाती हो जाएगा IT के। तो W बराबर किसके होगा? W बराबर, देखो समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे ना तो एक स्थिरांक जुड़ेगा ZIT। यही हमारा फॉर्मूला होता है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का, ठीक है। मतलब इस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान जो W है वो इस विद्युत अपघटन में प्रवाहित कुल आवेश Q के समानुपाती होगा। Q इक्वल टू IT होता है तो W समानुपाती IT, W इक्वल टू ZIT। बस सिंपल सा है। अब एक काम करो, यहां पे एक चीज और समझ लो बेटा, ये Z क्या है? I तो पता है, I धारा है, T समय है, W है एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान। ये Z है ना, ये है समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक।
या इसी को बोलते हैं ना विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, ये दोनों इसको बोलते हैं। तो अब इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। समझ में तो आ ही गया कि मैंने समझा दिया अच्छे से, इसको नोट करो। ये टॉपिक हमारा हो चुका है, आगे बढ़े। चलो इसको मैं इरेज करता हूं और अपना चौथा टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट 4 नंबर टॉपिक देखिए क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है ना, ये हमारे चैप्टर 3 रासायनिक बल गतिकी का क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स का। देखो भैया एकदम हलवा है। देखो प्रथम कोटि की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए भैया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है विथ एग्जांपल। चलो देखते हैं, हेडिंग डालो प्यारा सा, प्रथम कोटि की अपक्रिया और समझो। देखो वो अपक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी अपक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण देख लो, इस अभिक्रिया में केवल शक्कर के अणुओं की सांद्रता परिवर्तित होती है, अतः यह प्रथम कोटि की अपक्रिया है। देखो एक एग्जांपल है, मैं आपको देता हूं अच्छे से। ठीक है, एक आप लोग ले लीजिए शक्कर, सुना होगा आपने। देखते हैं साइड में जगह होगा तो यहीं पे बता देंगे। ये देखो जगह है। ठीक है, चलो हम ले लेते हैं चीनी C12H22O11। इसका करवा देते हैं हम लोग जल अपघटन, इसका H2O के साथ रिएक्शन करवा देंगे। ठीक है, किसके साथ, H2O के साथ इसका रिएक्शन हम लोग करवा देंगे। तो बनेगा क्या, बेसिकली समझ लो, यहां पे बनेगा C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, और एक आपका बनेगा C6H12O6 यानी कि फ्रक्टोज। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चा पार्टी शक्कर। शक्कर या शर्करा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपका यहां पे बना है, मैं नाम लिख भी देता हूं, कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखो ये प्रथम कोटि की अपक्रिया है। अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे फर्जी यहां पे 2 अभिकारक हैं, तो ये प्रथम कोटि की कैसे होगी। देखो यहां पे जो अभिक्रिया का वेग है ना, वो केवल शर्करा के अणुओं पर निर्भर करता है। मतलब जब अभिक्रिया होती है ना, तो केवल शर्करा के अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है, तो अभिक्रिया का वेग जो है इसी के समानुपाती होगा। तो हम निकालते हैं यहां पे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग हम जब लोग हम सब निकालेंगे ना, अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो वो होगा K और C12H22O11। ठीक है, इसके समानुपाती होगा, इसके घात 1 होता है। बाकी जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और अभिक्रिया का वेग सिर्फ शर्करा के अणुओं की सांद्रता पर ही निर्भर करता है, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो ये होगा प्रथम कोटि की अपक्रिया। अब देखो यहां पे अभिकारक के ऊपर क्या है, 1 घात है, तो ये हो जाएगी प्रथम कोटि की अपक्रिया। अतः ये है प्रथम कोटि की अपक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, यही एग्जाम्पल आभासी एकाणुक अपक्रिया का भी होता है बच्चों। आभासी एकाणुक अपक्रिया का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें अपक्रिया की कोटि, आभासी एकाणुक अपक्रिया क्या होती है, वो अभिक्रिया जिसमें अपक्रिया की कोटि 1 हो, अभिक्रिया की कोटि 1 हो लेकिन आणविकता 1 ना हो, वो आभासी एकाणुक अपक्रिया होती है। एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे दूं अगर आप लोग कहो प्यार से तो। चलो प्रथम कोटि की अपक्रिया का एक और एग्जाम्पल ले लो, SO2Cl2। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ताकि पर्याप्त जगह रहे। SO2Cl2, इसको डैट गिव्स आउट, ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड है। जब इसका रिएक्शन कराएंगे ना तो ये बन जाएगा बच्चा पार्टी, ये दूसरा वाला है एग्जाम्पल भैया, वो वाला नहीं है, SO2+Cl2। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है, बहुत ध्यान से समझो। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड, आप लोग लिख देना सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये टूट गया सल्फर डाइऑक्साइड में और क्लोरीन में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभिक्रिया का वेग जब इसका निकालेंगे, अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो यहां पे भी हमारा वही सेम प्रोसेस होगा, क्या
के, और ये डिपेंड करेगा SO2Cl2 के घात एक ही है। अगर यहां पे SO2Cl2 के आगे 2 होता ना तो ये 2 अणु हो जाता, तो हम घात पे 2 लगाते, तब वो द्वितीय कोटि की अपक्रिया होती। ठीक है, तो इसके घात भी 1 है, तो ये भी होगी प्रथम कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, चलो इसको नोट करो। बस यही है आपका, इस प्रथम कोटि की अपक्रिया में जो अपक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती होता है, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। और अपक्रिया के वेग को ना अभिकारक की सांद्रता से ही मापा जाता है। चलो इसको नोट कर लो खटाखट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, और इसको मैं इरेज कर देता हूं, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और वही चीज मैंने बताया कि वो अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है, मतलब अभिकारक की सांद्रता इसमें 1 होती है। ठीक है, चलो हो गया क्वेश्चन। चलो अगला देखते हैं भैया, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत स्पेशल है, मिस नहीं करना आप लोगों को। चलो ये देखो 5वां क्वेश्चन आ जाओ। अब 5वां क्वेश्चन मैंने लिया है बच्चा पार्टी हमारे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, जो चौथा चैप्टर उससे मैंने लिया है। देखो बहुत बड़े बड़े वाले क्वेश्चन अभी मैंने नहीं लिए हैं, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, आगे आगे बहुत बड़े बड़े देखेंगे। देखो लैंथेनाइड तत्वों के 2 उदाहरण दीजिए, इनके 2 मुख्य उपयोग लिखिए। भैया लैंथेनाइड तत्व क्या होते हैं? देखो मैं 3 लैंथेनाइड तत्वों के नाम बता देता हूं, सीरियम Ce, यूरोपियम Uu और टर्बियम Tb। उपयोग देखो, सीरियम Ce ताप तथा पराबैंगनी प्रकाश दोनों का अवशोषण करता है, अतः इसका उपयोग चश्मे बनाने में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा उपयोग देखो, पेट्रोलियम पदार्थों के भंजन के लिए सीरियम फास्फेट का उपयोग किया जाता है। और तीसरा गैस मेंटल बनाने और ग्लास पॉलिश करने में CeC2 यानी कि सीरिया का उपयोग होता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, 1 नंबर में आता है अक्सर, 2 नंबर में केमिस्ट्री में ये पूछा जाता है। ये भी हो गया। अतलघुत्तरीय प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, अतलघुत्तरीय प्रश्न केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 उप सह संयोजन यौगिक का, ये भी अतलघुत्तरीय प्रश्नों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो उप सह संयोजन संख्या को परिभाषित कीजिए। उप सह संयोजन संख्या क्या होता है? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? देखो उप सह संयोजन संख्या, देखो संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु के द्वारा लिगैंड के साथ बनाए गए उप सह संयोजक आबंधों की संख्या धातु की उप सह संयोजन संख्या कहलाती है। मतलब संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु के द्वारा लिगैंड के साथ बनाए गए जो उप सह संयोजक आबंध होंगे ना, उन्हीं की संख्या को ही हम उप सह संयोजन संख्या बोलते हैं। बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है भाई, और मैं आशा करता हूं कि समझ में आपको आ चुका होगा। हो गया, ये भी टॉपिक हो गया। समझो जरा, समझो इस सारा, तेरा ही हूं मैं सारा का सारा। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए इन सब का तो प्ले स्टोर पे जाओ, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, वहां पे मेरा नंबर भी मिलेगा, हमसे कांटेक्ट करो भाई। ठीक है, कहां पड़े हो चक्कर में भाई? कोई नहीं है टक्कर में। अब हम चलेंगे अपने चैप्टर 6 पे। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, 7वां जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे चैप्टर नंबर 6 हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन का है। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है। देखो शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम तथा एक यौगिक ये के 2 मोल आपस में अपक्रिया करके एथेन बनाते हैं। यौगिक ए क्या है? रासायनिक समीकरण भी लिखिए। अरे भैया वुड्स अपक्रिया का ये एग्जाम्पल है, तो हम क्या करेंगे? देखो यहां पे क्या कर रहा है, यौगिक ए जो है ना वो किससे अपक्रिया कर रहा है? वो सोडियम से क्रिया कर रहा है। किसकी उपस्थिति में बच्चों? वो उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में वो रिएक्शन कर रहा है। और हमारा बन क्या रहा है? हमारा आर आर यानी कि एल एथेन बन रहा है, और यहां पे 2 लगा दीजिए। ठीक है, तो 2NaX हमारा बन रहा है। यही होता है भैया, क्या होता है? यही होता है, इसके 2 अणु होंगे, ए के 2 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो ये यौगिक ए आखिर है क्या? अरे भैया एल्किल हैलाइड है आपका यौगिक ए। देखो जब हम वुड्स अपक्रिया पढ़ते हैं ना, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं 2RX। ठीक है, 2RX हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। देखो मैं 3 स्टेप में आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैंने ये बताया कि यौगिक ए क्या है, देखो ध्यान से समझो।
2RX, मतलब एल्किल हैलाइड के 2 हम मॉलिक्यूल लेंगे प्लस 2Na ले लेंगे, ठीक है। इसकी अपक्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में बच्चों? इसकी अपक्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? देखो ध्यान से, ये बन जाएगा RR प्लस 2NaX, ठीक है। ये ऊपर वाला लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा था, आप ऐसे लिख देना, ठीक है। ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक, समझ में आया? तो यही आपका होता है वुड्स अपक्रिया, समझ में आ गया? ये है एल्किल हैलाइड, मैं लिख भी दूं, देखो ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। ऊपर आप लोग नीचे लिखिएगा, मैं ऊपर लिखता हूं क्योंकि मुझे एक और एग्जांपल नीचे बताना है। ये है एल्किल हैलाइड, ठीक है। ये आपका बना है एल्केन, एल्केन, और ये सोडियम हाइलाइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम क्या करते हैं, एल्किल के जगह पर हम रख देते हैं, देखो एल्किल के जगह पर मेथिल एथिल प्रोपिल ये सब रख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं 2CH3, ठीक है। और X के जगह पर आप कोई भी हैलोजन रख सकते हैं, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है। तो हम I लिख देते हैं 2CH3I प्लस 2Na, ठीक है। दैट गिव्स आउट, किसकी उपस्थिति में ये रहेगा? शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रहेगा। तो हमारा बन जाएगा बच्चा पार्टी, देखो ये RR था तो R के जगह पर हमने CH3 ले रखा है, तो ये CH3 और CH3 हो जाएगा, और प्लस 2Na, X के जगह पर हमने I लिया है तो ये I हो जाएगा। देखो ये एथेन बना कि नहीं बना? ये एथेन ही है, ये क्या है? एथेन है। तो यौगिक A आपका क्या होगा? यौगिक A जो आपका है ना, वो मेथिल आयोडाइड भी आप लिख सकते हैं या एल्किल हैलाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेथिल आयोडाइड है, मेथिल आयोडाइड, ठीक है। यही होता है वुड्स अपक्रिया। इसमें एल्किल हैलाइड की हम सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है। तो देखो शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम तथा एक यौगिक A के 2 मोल आपस में अपक्रिया करके एथेन बनाते हैं। यौगिक A क्या है? यौगिक A आपका एल्किल हैलाइड है, आप मेथिल आयोडाइड भी लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण मैंने दे दिया, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फटाफट नोट करो, बस हो गया बच्चा पार्टी, ये भी हमारा हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन हमारे चैप्टर 6 में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जाती है? मतलब जो क्लोरोफॉर्म हमारा होता है ना, CHCl3, इसको ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं और क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। इसको प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाकर रखते हैं, क्यों? क्योंकि ये प्रकाश एवं वायु के संपर्क में आकर ना एक बहुत विषैली गैस बनाती है जिसका नाम है फास्जीन, ठीक है, जो बहुत विषैली होती है। तो देखो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में काले कागज में लपेटकर अंधेरे में तथा 1% C2H5OH की कुछ बूंदें मिलाकर रखना चाहिए। अगर आपको क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु के संपर्क से बचाना है तो आप रंगीन बोतल में या तो रख दीजिए, या तो काले कागज में लपेट कर रख दीजिए, या अंधेरे में रखिए भाई, तब प्रकाश और वायु नहीं मिलेगा, या फिर 1% एथिल अल्कोहल की कुछ बूंद मिलाकर रखिए भैया, वो प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बच जाएगा। चलो बच्चा पार्टी 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर का। देखो क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है, मतलब जब मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या होगा? तो देखो मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करके मेथिल एसीटेट बनाता है। हम ले लेते हैं मेथिल अल्कोहल CH3OH, इसकी अपक्रिया करा देते हैं एसिटिल क्लोराइड से CH3COCl, ये है बच्चा एसिटिक क्लोराइड। हमने इसका रिएक्शन करा दिया तो हमारा बना क्या? देखो ध्यान से समझो, CH3COCH3 बना और हमारा बन गया HCl। देखो वही कहा गया ना कि मेथिल अल्कोहल, नाम मैं लिख देता हूं, इनका नाम है बच्चों मेथिल अल्कोहल, ठीक है। ये अभिक्रिया कर रहा है एसिटिल क्लोराइड से, एसिटिल क्लोराइड से,
ठीक है, इसने रिएक्शन किया तो हमारा क्या बना, ये बना भैया मेथिल एसीटेट, इसका नाम है मेथिल एसीटेट। ठीक है, तो वही कहा गया कि मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करके मेथिल एसीटेट बनाता है। तो ये मेथिल अल्कोहल हो गया, ये एसिटिल क्लोराइड हो गया, रिएक्शन किया तो मेथिल एसीटेट आपका बन चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, कार्बन है 2 1 3, इधर भी 2 1 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन 3 1 4 3 7 है, इधर भी 3 3 6 1 7 है, क्लोरीन 1 है, इधर भी क्लोरीन 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन यहां पे 1 है, उधर भी ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा 1 नहीं है वहां पे। ठीक है, C2 वाओ, यहां पे यही गलती थी भैया, यहां पे COO कर देना। ठीक है, COO कर देना, CH3 COO CH3। अभी देखिए मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं करता ना तो यहां पे गलती हो जाती। देखो CH3OH मेथिल अल्कोहल की अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई तो हमारा मेथिल एसीटेट बना। इसका फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा CH3 COO CH3 और प्लस HCl आपका बचेगा। ठीक है, यही रिएक्शन होता है भैया, ये मेथिल एसीटेट है, COO लिख देना, ये ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो इसको भी नोट करो फटाफट, तुरंत नोट करो इसको। ठीक है, तो समझ में आया, मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके मेथिल एसीटेट बनाता है। हमने रिएक्शन भी आपको बता दिया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है बच्चा पार्टी, ध्यान से समझना। विलियमसन की संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियमसन की संश्लेषण विधि द्वारा हम कैसे डाई एथिल ईथर बनाएंगे। ये क्वेश्चन अगर आपने मिस कर दिया भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है, यही विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया है। तो सोडियम एथॉक्साइड हम ले लेते हैं C2H5ONa, इसका नाम है बच्चा पार्टी सोडियम एथॉक्साइड। इसकी अपक्रिया करा देते हैं एथिल आयोडाइड से C2H5I। ठीक है, इसका रिएक्शन करवा के ना इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं तो देखो हमारा बनेगा क्या, बहुत ध्यान से समझना। बनेगा हमारा C2H5, ये देखो C2H5 हमने ले लिया, O ले लो। ठीक है, और यहां से C2H5 ले लो, C2H5, और आपका बचेगा क्या, NaI बचेगा, तो NaI यहां पे निकल जाएगा। यही है भैया विलियमसन की संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर बनाना। इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, इसका नाम है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। ठीक है, दोनों का हमने रिएक्शन कराया तो ये हमारा बना डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ठीक है, बस इसी को कहते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, तो सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONa का हमने एथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराया, इसके साथ गर्म किया तो डाई एथिल ईथर बना और सोडियम आयोडाइड बना, यही विलियमसन की संश्लेषण अभिक्रिया है। रिएक्शन बैलेंस होने की नहीं, कार्बन 2 2 4 है, इधर भी 2 2 4 है, हाइड्रोजन 5 5 10 है, इधर भी 5 5 10 है, ऑक्सीजन 1 है, इधर भी 1 है, सोडियम 1 है, इधर भी 1 है, आयोडीन 1 है, इधर भी 1 है, बस रिएक्शन बैलेंस है। समझ में आ रहा है, इसको भी नोट करो। 5G के स्पीड से हम लोग चलेंगे। चलो बच्चा पार्टी अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो फॉर्मेलिन क्या है, इसके उपयोग लिखिए। अब ये हमारा एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर का क्वेश्चन है और फॉर्मेलिन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखो फॉर्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड जो हमारा HCHO है, ये फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है। फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। ये विलयन मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। मतलब फॉर्मेलिन जो होता है ना, वो फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि HCHO, ठीक है, का जलीय विलयन होता है, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। ये विलयन मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। जो मृत जीव है ना, मर गए हैं, उनको सड़ने से बचाने के लिए उनके परिरक्षण में इसका यूज किया जाता है। हो गया बच्चों,
कुछ है इसमें? नहीं है, हलवा है बिल्कुल। चलो नोट कर लो, इसको नोट कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 12 नंबर वाला क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एमीन चैप्टर का। देखो एल्डिहाइड कीटोनियम कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी ये क्वेश्चन आता है, लेकिन एमीन चैप्टर का बेसिकली है। देखो क्वेश्चन क्या है, स्मिट अपक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन कैसे बनाई जाती है? रासायनिक समीकरण दीजिए भैया। स्मिट अपक्रिया, देखो हमारे केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 6 से 12 तक, जैसे वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, कायनिजारो अपक्रिया, एल्डोल संघनन, कार्बिल एमीन अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, बहुत सारी अपक्रियाएं, लगभग 10 से 15 नेम्ड रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो स्मिट अपक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन कैसे बनाएंगे, आपको केमिकल रिएक्शन भी देना है। तो देखो ध्यान से समझो, स्मिट अपक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्राजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनती है। इसको एमीन कर देना, प्राथमिक एमीन बनती है। इसी अभिक्रिया को ही हम स्मिट अपक्रिया बोलते हैं। मतलब आपको लेना है कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसका रिएक्शन कराना हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करो, प्राथमिक एमीन बन जाएगा। जैसे देखो हम ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो COOH होता है, इसका क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो ये हो गया। इसकी अपक्रिया हमें करानी है N3H के साथ, मतलब हाइड्राजोइक अम्ल के साथ इसका रिएक्शन कराना है। क्या करना है हमें? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म करना है। तो बनेगा क्या भैया? देखो ये आपका R जो है ये एल्किल है भैया, यहां पे आप CH3 यानी कि मेथिल भी रख सकते हैं, C2H5 एथिल भी रख सकते हैं। ठीक है, तो R और यहां से N ले लेंगे, H और H मिलाकर H2 हो जाएगा। यही है प्राथमिक एमीन। ठीक है, बचेगा क्या? देखो COO बचा, तो इसको CO2 भी लिख सकते हैं, ये गैस है। ठीक है, प्लस नाइट्रोजन एक मैंने ले रखा है, 2 अभी भी, ये नाइट्रोजन गैस भी यहां पे निकलेगी। यही स्मिट अपक्रिया होता है कि जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। तो ये हो गया बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, अम्ल, ये आपका हो गया। ठीक है, इनका नाम है बच्चा पार्टी हाइड्राजोइक अम्ल, हाइड्राजोइक अम्ल। ठीक है, ये आपके हो गए हाइड्राजोइक अम्ल। इनका नाम है प्राथमिक एमीन, आपका बन गया, यही एमीन है। देखो NH2 जो आपके पीछे लगा इसके ना, वो एमीन है, प्राथमिक एमीन। ठीक है बच्चों, तो यही होता है आपका स्मिट अपक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्राजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनती है। इसी को ही हम स्मिट अपक्रिया बोलते हैं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हाइड्राजोइक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर दो, ये प्राथमिक एमीन बन गया। बस भैया स्मिट अपक्रिया कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? चलो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट। बढ़ते चलो आगे देखते हैं, आगे देखिए होता है क्या। चलो भैया 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। अब स्मिट अपक्रिया हमने पढ़ लिया, तो कार्बिल एमीन अपक्रिया तो पढ़ना ही पड़ेगा। देखो क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा कर दिया गया है। एथिलअमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। एथिलअमीन की पहचान करने वाला आपको एक केमिकल रिएक्शन लिखना है। देखो एथिलअमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। ये एथिलअमीन की पहचान करने का एक रासायनिक समीकरण है और इसी अभिक्रिया को हम कार्बिल एमीन अपक्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम एथिलअमीन लेंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करेंगे तो तीव्र दुर्गंध युक्त एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। देखो ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन मिस मत करना। सबसे पहले हम लेते हैं एथिलअमीन C2H5 NH2, ये हो गया आपका एथिलअमीन। इसका रिएक्शन हमें किससे कराना है? CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के साथ करा देना है
और प्लस KOH के साथ हमें इसका रिएक्शन करा देना है। ठीक है, इन तीनों को हम रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो रिएक्ट किया और गर्म करेंगे, ऊपर गर्म का चिन्ह लगा देना। तो बनेगा क्या, बहुत ध्यान से समझना। C2H5N और C मिलकर बना देंगे, क्या बना देंगे, एथिल आइसोसाइनाइड बना देंगे। देखो ऐसे C2H5NC, देखो C2H5N और C मिलकर ये एथिल आइसोसाइनाइड आपका बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, बहुत बारीकी से इसको समझना है। अब हमारा KCl बन जाएगा, KCl बन जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी K तो एक ही है लेकिन Cl 3 है और यहां पे एक ही Cl है, तो एक काम करो इसके आगे 3 लगा दो। अब क्लोरीन बराबर हो गया, देखो Cl 3 है, यहां पे भी 3 Cl हो गया, लेकिन पोटेशियम यहां पे 3 है, यहां पे एक ही है, तो इसके आगे भी हम 3 लगा देंगे। ये देखो 3 लगा दिया, बस हो गया। अब देखो क्या बनेगा, ये भी बन गया। अब हमारा जल बनेगा, देखो H2O बनेगा, लेकिन अब रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं वो देख लो। कार्बन कितना है, 2, एक 3, इधर कितना है 2 और एक 3 ही है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 5, 2 7, एक 8 और 3 11, इधर कितना है 5 और 2 7 ही है, तो इसको भी 11 कर दो, इसके आगे 3 लगा दो। अब देखो 2 का 3 से गुणा होगा, 6 हाइड्रोजन यहां और 5 यहां, 11 हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन कितना एक ही है, यहां पे भी एक ही है। उसके बाद में क्लोरीन 3 है, यहां पे भी क्लोरीन 3 है, पोटेशियम 3 है, यहां पे भी 3 है। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। यही होता है एथिलेमीन की पहचान करने वाला रासायनिक समीकरण, और इसी को ही हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इनका नाम होगा बच्चा पार्टी एथिलेमीन, एथिलेमीन। ठीक है, इसका रिएक्शन हमने कराया है क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया, तो हमारा बना ये मेन प्रोडक्ट बना बच्चों एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, साइनाइड, यही जो पदार्थ है ना तीव्र दुर्गंध युक्त होता है, प्लस KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड और जल बनेगा। तो समझ में आया, एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। इससे हम एथिल एमीन की पहचान कर सकते हैं और यही अभिक्रिया कहलाती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। चलो बच्चों नोट करो फटाफट खटाखट नोट करो। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब एमीन चैप्टर भी हो गया 9 नंबर। अब लास्ट चैप्टर 10 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन देखो 14 नंबर। कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो हेडिंग डालो प्यारा सा लिखो, कार्बोहाइड्रेट ध्रुवर घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, या वे पदार्थ होते हैं जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। देखो एक डेफिनेशन आप ये लिख देना डायरेक्टली कि वे पदार्थ जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। बस हो गया बच्चों, ठीक है। चलो अगला टॉपिक देख लो बच्चा पार्टी, 15 नंबर क्वेश्चन देख लो। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड क्या होता है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्पेशल है तो मिस नहीं करना। देखो मोनोसैकेराइड देख लेते हैं अच्छे से। देखो वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। हमारे लास्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल अपघटित हो ही नहीं सकते वो मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। बस हो गया, कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। लास्ट में थैंक यू ही कह सकते हैं। और यहां पे हमारा ये अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है ना वो हमारे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़े लघुत्तरीय प्रश्नों पे। देखो लघुत्तरीय प्रश्न का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ध्यान से समझो। बिलेन चैप्टर का एक न्यूमेरिकल है जो आपके लघुत्तरीय प्रश्नों में डायरेक्टली आता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 2.25 ग्राम ग्लूकोज जिसका अणुभार 180 है, इसको 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। मतलब हमें विलेय का भार दिया गया है 2.25, अणुभार दिया गया है 180।
विलायक का भार 25 ग्राम दिया गया है, क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है तो ये विलायक होगा। ठीक है, जब इनको घोला गया तो हिमांक में कमी हुई, हिमांक में अवनमन 0.93 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम विलेय का भार लिखेंगे, विलेय का भार, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चा पार्टी स्मॉल w से, और ये हमें दिया गया है कितना, 2.25 ग्राम। उसके बाद में जो जो दिया गया है सारी चीजें आपको लिखनी है। देखो फिर हमें लिखना है विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार, इसको हम लोग डिनोट करते हैं m से, और ये हमें दिया गया है बच्चों 180 दिया गया है, ऊपर देख लो 180 दिया है, लिख देंगे। फिर विलायक का भार हमें दिया गया है, वो भी लिखते हैं, विलायक का भार, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल W से। ये हमें कितना दिया गया, ऊपर देख लो ये 25 ग्राम जल दिया गया है, तो 25 ग्राम कर देंगे। जब इनको घोला गया तो हिमांक में अवनमन हुआ भैया, तो हिमांक में अवनमन भी हमें दिया गया है। चलो इसको मैं हाँ इसी से लिख देता हूं, हिमांक में अवनमन, अवनमन इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा TF से, और इसकी वैल्यू जो फाइनली दी गई है ना वो दिया गया है 0.93 डिग्री सेल्सियस। फिर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या निकालना है, मोलल अवनमन स्थिरांक, स्थिरांक इसको हम लोग डिनोट करते हैं KF से, किससे, KF से, और यही हमें निकालना है। तो चलो हम निकालते हैं साइड में। देखो मोलल अवनमन स्थिरांक का एक फॉर्मूला होता है KF इक्वल टू, बहुत ध्यान से समझना, KF इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है m इंटू डेल्टा TF इंटू कैपिटल W अपान 1000 इंटू स्मॉल w। ये होता है बच्चा पार्टी हमारा फॉर्मूला मोलल अवनमन स्थिरांक का। जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना तो मैंने ये बताया था। तो KF इक्वल टू हमारा हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझना। देखो m की वैल्यू कितनी है, 180 है, ठीक है। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है, ये देखो 0.93 है, इंटू कैपिटल W की वैल्यू कितनी है, 25 है, अपान 1000 है, और स्मॉल w की वैल्यू कितनी है खुद ही देख लो, 2.25 है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो KF की वैल्यू ध्यान से समझो, KF इक्वल टू हमारा हो जाएगा, बहुत प्यार से समझना चीजों को। देखो 180 का हम 0.93 से गुणा कर देंगे, ये आपको करना पड़ेगा, तो 167.4 आएगा, गुणे 25 हो जाएगा, अपान ये जो 1000 है इसका जब आप 2.25 से गुणा करोगे ना तो ये 2250 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 जीरो तो इससे एडजस्ट हो जाएगा, 1 जीरो बच्चा पीछे हम लगा देंगे, ठीक है। अब इस साइड में थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो KF इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। KF इक्वल टू कितना होगा, अब देखो जब आप 167.4 को 25 से गुणा करोगे ना तो 4185 आएगा लगभग, अपान ये 2250 आपका ऑलरेडी है। जब इनको कट करोगे तो आपका 1.86 आ जाएगा। सारी चीजें मैं लिख देता हूं, कुछ इसमें है नहीं। KF इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1.86, ठीक है। केल्विन, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल आप लोग लिख दीजिएगा, यही मोलल अवनमन स्थिरांक हो जाएगा। देखो दिख नहीं रहा होगा तो आप साइड से लिख दीजिएगा, ठीक है। यही मोलल अवनमन स्थिरांक हो जाएगा। तो समझ में आया, विलेय का भार दिया गया था, विलेय का अणुभार, विलायक का भार, हिमांक में अवनमन सब दिया गया था, मोलल अवनमन स्थिरांक निकालना था। ये फॉर्मूला लगा दो, KF इक्वल टू m इंटू डेल्टा TF अपान इंटू कैपिटल W अपान 1000 इंटू स्मॉल w। सारी वैल्यूज को मैंने लिखा, कट किया तो 4185 अपान 2250 आया, इसको कट किया तो 1.86 आया, तो KF की वैल्यू आ गई 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। चलो नोट करो फटाक से, तुरंत नोट करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो इसको मैं हटाता हूं और अपना
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों में। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इसमें भी हमने रिएक्शंस को ही रखा है, क्योंकि रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़ लो भैया, 10 से 15 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। देखो, निम्न को आप कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, कैसे प्राप्त करोगे। सबसे पहला हम एक एक करके तीनों को बताएंगे। देखो, सबसे पहला डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल कैसे बनाओगे। तो चलो हम बनाकर बताते हैं, डायरेक्ट सोचेंगे समझेंगे नहीं। देखो, डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला होता है C2H5O, इसकी अपक्रिया करा देंगे हम हाइड्रोजन आयोडाइड से, यानी कि HI से करा देंगे। तो देखो हमारा ये बन जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, ये हमारा क्या बनेगा। देखो C2H5 जो है ये I से जुड़ जाएगा, तो ये C2H5I बन जाएगा, ठीक है। और एक आपका C2H5 जो है C2H5O और H हो जाएगा, यानी कि C2H5OH। बहुत इजी था। देखो क्या किया मैंने, इस C2H5 को I से जोड़ दिया, इस C2H5O को H से जोड़ दिया, तो आपका ये एथिल आयोडाइड और एथिल अल्कोहल बन गया। तो इसका नामकरण कर देते हैं, इनका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। इसकी अपक्रिया जब हमने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराई तो ये एथिल आयोडाइड बन गया, एथिल आयोडाइड, और ये आपका बन गया एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है। बस हो गया बेटा, यही आपका फर्स्ट रिएक्शन होगा कि डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो एथिल आयोडाइड की, डाई एथिल ईथर की अपक्रिया हमने हाइड्रोजन आयोडाइड से कराई, तो एथिल आयोडाइड बना और एथिल अल्कोहल बना, तो हमने डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल बना दिया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको इरेज करूंगा तब दूसरा बताऊंगा, ठीक है। हो गया। चलो दूसरा वाला आप देखते हैं। दूसरा वाला हमारा है कि एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर कैसे बनाओगे भैया। एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर तो चलो बनाते हैं। हम ले लेते हैं एथिल आयोडाइड C2H5I, ये है आपका एथिल आयोडाइड। इसका रिएक्शन आपको कराना है Ag2O से, Ag2O ये सिल्वर ऑक्साइड होता है, तो इससे हम इसका रिएक्शन करा देंगे। तो हमारा फाइनली बनेगा क्या, देखो ध्यान से समझो, ये C2H5 देखो यहां पे हमारा बन जाएगा डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 बन जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जी इधर तो C2H5 एक ही है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। अब 2 C2H5 हो गया, O आपका बना C2H5O C2H5। अब बचेगा क्या, बहुत ध्यान से समझो, यहां पे क्या बचेगा, हमने दोनों C2H5 ले लिया, O ले लिया, अब आपका 2 Ag बचा और 2 I बचा, तो हम लिख देंगे 2 AgI, 2 AgI, 2 सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। बस बन गया भैया, यही आपका रिएक्शन होगा। इनका नाम है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, आयोडाइड। इसका रिएक्शन हमने कराया है सिल्वर ऑक्साइड से, इसका भी नाम लिख देते हैं सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। जब हमने दोनों का रिएक्शन कराया ना, तो हमारा बना ये डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, और ये आपका बना सिल्वर आयोडाइड। हो गया। चलो भैया इसको भी हटाते हैं, इसको इरेज करो फटाफट, इसको फटाफट नोट करो, इरेज तो मैं करूंगा, ठीक है। चलो हो गया। अब तीसरा वाला रिएक्शन देखते हैं बेटा, एक एक करके तीनों हम समझ रहे हैं। तीसरा, डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट कैसे बनाओगे। अब ये भी हम बनाएंगे, क्या करना है, तो डाई एथिल ईथर ले लेंगे C2H5O C2H5, इसकी अपक्रिया हम करा देंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से, यानी कि CH3CO का होल ट्वाइस O, ये आपका है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसका रिएक्शन हम कराएंगे, लेकिन किसकी उपस्थिति में कराएंगे ये भी जान लो, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में इसको गर्म हम करेंगे। तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ना, वो बन जाएगा CH3COO C2H5,
ये हमारा यही आपका है एथिल एसीटेट। मतलब हमें डाई एथिल ईथर लेना है, उसकी अपक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करानी है, तो हमारा बन जाएगा एथिल एसीटेट। लेकिन रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है ये भी चेक करना होगा। कार्बन कितना इधर 2 है, 2 4 है और 4 8 है। देखो 2 ये 8 है, इधर 1 1 2 1 और 2 4 है, तो इसके आगे 2 लगा दो, 4 कार्बन इधर भी हो गया। और हाइड्रोजन देखो 5 है, 5 10 है और 6 16 है। इधर भी देखो 3 का 2 से गुणा होगा 6 और 5 का 2 से गुणा 10, 16 इधर भी हो गया। ऑक्सीजन 1 है और 2 1 3 है, इधर भी 2, हाँ ऑक्सीजन 4 है। देखो 1 वो 2 3 और 1 4, इधर भी 4 है। देखो 2 का 2 से गुणा होगा 4। मतलब सारी चीजें आपकी बैलेंस है, तो यही होगा भैया डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट। तो इनका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। इसका रिएक्शन हमने कराया है एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है। इनका रिएक्शन हमने करा दिया एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो हमारा ये फाइनली बन गया एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट हो गया बेटा। मतलब हमने लिया डाई एथिल ईथर, इसकी अपक्रिया कराई एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो हमारा जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया तो एथिल एसीटेट बन गया। चलो इसको जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। अब हम चलते हैं अपने तीसरे वाले लघुत्तरीय प्रश्न पर। देखो ध्यान से समझना, हमारा तीसरा वाला लघुत्तरीय प्रश्न क्या है। देखिए अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो तीसरा वाला क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलो देखो, स्मिथ अपक्रिया द्वारा एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एथिलेमीन की एसिटाल्डिहाइड तथा नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। भैया 3 नंबर में 4 नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको पहले स्मिथ अपक्रिया द्वारा एथिलेमीन कैसे बनाएंगे वो बताना है, फिर इसका रासायनिक गुण मतलब एथिलेमीन की एसिटाल्डिहाइड तथा नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन कैसे होगा ये भी बताना है। चलो पहले हम स्मिथ अपक्रिया को जान लेते हैं। देखो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपियोनिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर एथिलेमीन बनती है। मतलब आपको प्रोपियोनिक अम्ल लेना है, उसकी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ रिएक्शन कराना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में आपका एथिलेमीन बनेगा। यही स्मिथ अपक्रिया है। अब देखो बहुत ध्यान से समझो चीजों को, मैं यहां पे बता देता हूं रिएक्शन। देखो आपको करना क्या है, प्रोपियोनिक अम्ल लेना है, मतलब C2H5 COOH, ये होगा प्रोपियोनिक अम्ल, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है तो प्रोपियोनिक अम्ल होगा। इसका आपको रिएक्शन कराना है HN3 से, या N3H भी इसको लिखते हैं, ये है हाइड्रोजोइक अम्ल। किसकी उपस्थिति में कराना है आपको, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में आपको कराना इसका रिएक्शन। तो बनेगा क्या, देखो आपका बनेगा एथिलेमीन, मतलब C2H5 और N ले लेंगे, एक H यहां से ले लेंगे, एक H यहां से ले लेंगे, तो C2H5 NH2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपका क्या बनेगा, देखो ध्यान से, यहां पे एक N हमने ले लिया, 2 अभी भी बचा है तो N2 हो जाएगा, प्लस यहां पे एक कार्बन 2 ऑक्सीजन बचा है तो ये CO2 हो जाएगा, गैस, ठीक है, ये हो जाएगा। बस एथिलेमीन बन गया। तो मैंने क्या किया है, मैंने प्रोपियोनिक अम्ल लिया, उसका हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराया तो एथिलेमीन बन गया। ये होगा एथिलेमीन, ठीक है। एथिलेमीन बना, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, इसका नाम है प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल। ऊपर देखकर लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका रिएक्शन हमने कराया है हाइड्रोजोइक अम्ल से, हाइड्रोजोइक अम्ल से इसका रिएक्शन कराया तो हमारा फाइनली बन गया एथिलेमीन। मतलब हमें प्रोपियोनिक अम्ल लेना है, मतलब
कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है, उसकी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ रिएक्शन कराना है, तो हमारा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो एथिल एमीन बनेगा, प्राथमिक एमीन बनेगा। यही श्मिट अभिक्रिया है। चलो भैया जल्दी से इसको नोट करो। अब हम चलते हैं अपने आगे देखते हैं, क्योंकि इसकी हमें एथिल एमीन की एसिटल्डिहाइड और नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाले रिएक्शन को भी लिखना है। तो देखो एसिटल्डिहाइड के साथ जब यह अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। देखो एसिटल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया, एथिल एमीन एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके सिर्फ बेस बनाती है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड एक ले लेंगे, जैसे हमने ले लिया CH3CHO, ये एसिटल्डिहाइड है, इसकी अभिक्रिया करा देंगे किससे, एथिल एमीन से, यानी कि C2H5NH2 से इसका रिएक्शन कराएंगे। तो बनेगा क्या, किसकी उपस्थिति में, कोई उपस्थिति नहीं। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा बच्चों, क्या बनेगा, देखो यहां पे CH3 ले लेंगे, ठीक है, CH3 ले लेंगे, CH ले लेंगे, CH3 CH ले लेंगे और NC2H5 ले लेंगे, मतलब CH3 CH, ठीक है, डबल बॉन्ड NC2H5 हम यहां पे कर देंगे। अब बचा क्या, यहां पे क्या बचा, H2 बचा, O बचा, तो H2O बाहर निकल जाएगा। देखो क्या किया है मैंने, यहां पे CH3 CH ले लिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, NC2H5, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, और H2O आपका बच गया। तो ये आपका सिर्फ बेस बन जाएगा, सिर्फ क्षारक। इसका नाम है बेटा, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, और इसका नाम है एथिल एमीन, एथिल एमीन। दोनों का मैंने रिएक्शन करा दिया तो ये हमारा बना, इसका नाम है एथिलीडोन एथिल एमीन, इसका नाम है एथिलीडोन एथिल एमीन, एथिल एमीन, या इसी को हम लोग बोलते हैं भैया सिर्फ क्षारक। क्या बोलते हैं, सिर्फ क्षारक, ठीक है, सिर्फ बेस, इसी को हम बोलते हैं। मतलब जब हम एथिल एमीन की अभिक्रिया एसिटल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो सिर्फ क्षारक बनता है। हमने एसिटल्डिहाइड लिया, इसकी अभिक्रिया एथिल एमीन से कराई तो हमारा CH3CH डबल बॉन्ड NC2H5 बना, यानी कि इसको बोलते हैं एथिलीडोन एथिल एमीन, और इसी को हम लोग बोलते हैं सिर्फ क्षारक। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, तुरंत लो। अब चलिए बच्चों अपना दूसरा वाला रिएक्शन देख लेते हैं। इसी में नाइट्रस अम्ल के साथ ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, देखो नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया जब ये करेगा तो क्या बनेगा, एथिल एमीन में ठंडा तनु HCl डालकर सोडियम नाइट्राइड का विलयन डालने पर बुदबुदाहट के साथ तेजी से नाइट्रोजन गैस निकलती है और एल्कोहल बनता है। मतलब आप लोगों को रिएक्शन कराना है नाइट्रस अम्ल से, तो हम ले लेंगे पहले एथिल एमीन C2H5NH2, इसकी अभिक्रिया करा देंगे नाइट्रस अम्ल HNO2 से। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, तो सोडियम नाइट्राइट और HCl की उपस्थिति में कराएंगे। ऊपर जो हमारा होगा ये होगा बच्चों सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और होगा प्लस HCl से इसका रिएक्शन करा देंगे। देखो लिखा है सोडियम नाइट्राइट का विलयन डालने पर बुदबुदाहट के साथ तेजी से नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो हमारा यहां पर बनेगा क्या, बहुत ध्यान से समझना, हमारा बनेगा ये C2H5 जो है O और H मिलकर बना देंगे C2H5OH। देखो बना कि नहीं बना, देखो यहां पे C2H5 हो गया, O हो गया, H हो गया, ठीक है, C2H5OH हो गया। अब आपका क्या बनेगा, देखो एक N यहां से, एक N यहां से, N2 गैस निकलेगी भैया तेजी के साथ, और प्लस आपका बन जाएगा यहां पे H2 और O, एक O बचा है तो H2O हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहा गया आपसे, देखो ऊपर एथिल एमीन में ठंडा तनु HCl डालकर सोडियम नाइट्राइट विलयन का NaNO2 प्लस HCl विलयन डालने पर बुदबुदाहट के साथ तेजी से नाइट्रोजन गैस N2 निकलती है और एल्कोहल बनता है। तो इसका नाम है एथिल एमीन, सबका नामकरण कर देंगे एथिल एमीन। इनका नाम है नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल। दोनों का रिएक्शन कराया भैया तो ये एथिल अल्कोहल बना, एथिल
एल्कोहल और आपका नाइट्रोजन गैस यहां पे बाहर निकली है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, बस हो गया। ठीक है, यही है भैया नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया। एथिलेमीन ने नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन किया तो एल्कोहल बना, नाइट्रोजन गैस बाहर निकली। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो फटाक से, हो गया। चलो तो ये भी हमारा हो गया बच्चों, और हमने जो है अपना लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ये भी देख लिया। देखो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न जो था बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, स्मिट अपक्रिया, तो इसको भी मैंने आपको बता दिया, शायद आपने हमारे साथ नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ये 3 था। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन आएगा ना वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा। ठीक है, ये देखो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर हम लोग आ चुके हैं, और इस यहां पर भी एक ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, ये क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था बहुविकल्पीय से विस्तृत उत्तरीय तक सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं क्या है हमारा। तो देखिए स्टूडेंट, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की अगर हम लोग बात करें ना तो देखो एथिलअमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। मतलब एथिलअमीन C2H5NH2 इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको बताना है, और एथिलअमीन की क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन समझाना है। चलो भैया हम लोग इसको भी जानेंगे, जब आए हैं तो सब जानेंगे। तो सबसे पहले जान लो एथिलअमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, कैसे हम प्रयोगशाला में एथिलअमीन को बनाते हैं। तो देखो ध्यान से समझो, प्रोपियोनामाइड पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास विलयन आधिक्य में की क्रिया कराने से एथिलअमीन बनती है। मतलब आपको प्रोपियोनामाइड लेना है, ब्रोमीन लेना है और कास्टिक पोटास लेना है, इन तीनों का रिएक्शन कराना है तो एथिलअमीन बनेगी, और यह क्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया भी कहलाती है, और इसी को हम हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया भी बोलते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, प्रोपियोनामाइड, इसका फॉर्मूला होता है C2H5। ठीक है, C2H5CONH2, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपियोनामाइड। इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, देखो ब्रोमीन और कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका पहले रिएक्शन करा दो ब्रोमीन से Br2 से, और इसका रिएक्शन कराना है KOH से। सबका रिएक्शन आपस में कराएंगे, इन सबको रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, बहुत ध्यान से समझो। सबसे पहले एथिलअमीन बनेगा, देखो C2H5NH2 आपका बन जाएगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे C2H5NH2 बनेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका बनेगा K2CO3। देखो आपका यहां पे K है, अब K2 लिखना है तो इसके आगे क्या करना होगा हमें, देखो इसके आगे 4 लगा दो डायरेक्ट। ठीक है, यहां पे आपका बन जाएगा K2CO3 बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में आपका बनेगा KBr, 2KBr बनेगा। ठीक है, और प्लस इसके साथ जल निकलेगा H2O, ये भी 2 ही रहेगा। अब ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। हमें क्या करना है, प्रोपियोनामाइड की अपक्रिया ब्रोमीन और कास्टिक पोटास से करानी है, तो एथिलअमीन बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड और जल। देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, पहले इसको चेक करो। देखो कार्बन कितना है, 2 1 3, इधर भी कितना है 2 और 1 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 5 2 7 और 4 11, इधर कितना है 5 2 7 7 और 2 का 2 से गुणा होगा 4 11, कार्बन हो ही गया। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितना 1 है और 4 1 5 है, इधर देखो 3 है और 2 इधर है 5 है। ठीक है, मतलब यहां पे सारी चीजें, ब्रोमीन कितना है 2 है, इधर भी ब्रोमीन हमारा 2 KBr है, 2 ब्रोमीन है। पोटेशियम कितना है 4 है, इधर भी पोटेशियम 2 है और 2 इसका 4 है। ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, और यही है एथिलअमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन चलो इसको नाम दे देंगे, इनका नाम है प्रोपियोनामाइड, प्रोपियोनेमाइड। ठीक है,
इसकी अपक्रिया कराई हमने ब्रोमीन से और पोटेशियम कास्टिक पोटास, इसी को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, तो एथिलेमीन हमारा बन गया। बस इतना जानो बेटा, एथिलेमीन हमारा बन गया। यही है एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, और इसी को कहते हैं हाफ मान ब्रोमीमाइड अपक्रिया, क्योंकि इसमें हमने प्रोपियोनामाइड लिया है। तो समझ में आया? चलो इसको नोट करो, रिएक्शन बिल्कुल ये बैलेंस है, ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अब चलेंगे इसकी अभिक्रिया भी हमें करानी है। देखो एथिलेमीन के रासायनिक गुण भी हैं कुछ। देखो सबसे पहला है क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH से इसका रिएक्शन कराएंगे। देखो एल्कोहलीय कास्टिक पोटास तथा क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करके एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, और इसी को हम कार्बिलेमीन अपक्रिया कहते हैं। अभी हमने ऑब्जेक्टिव में बताया था कि कार्बिलेमीन अपक्रिया में क्या बनता है, तो आइसोसाइनाइड बनता है, मैंने बताया था। अब यहां पे देख लो, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एथिलेमीन लेंगे, C2H5NH2, C2H5NH2, इसका रिएक्शन कराएंगे किससे, क्लोरोफॉर्म से कराएंगे, CHCl3 से कराएंगे, और कास्टिक पोटास तो रहेगा ही, यानी कि KOH हम लोग ले लेंगे। अब इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे ना, देखो रिएक्शन इसका जब होगा तो बनेगा क्या, बहुत ध्यान से समझना, एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, यानी कि C2H5NC, इसको बोलते हैं एथिल आइसोसाइनाइड। देखो C2H5 ले लिया, N ले लिया, यहां से C ले लिया, बचेगा क्या आपका, देखो KCl बच जाएगा, KCl बनेगा, देखो यहां से K और Cl हो गया, ठीक है, और आपका बनेगा H2O। लेकिन देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, कार्बन कितना है, 2 है, एक 3 है, इधर भी 2 1 3 है। हाइड्रोजन कितना है, 5 2 7 1 8 है, और भैया इधर कितना है, 5 और 2 7 ही है। चलो अभी बैलेंस कर देंगे। क्लोरीन कितना है, देखो 3 है इधर, और इधर 1 ही है, तो इसके आगे हम 3 लगा देंगे। अब देखो आपका पोटेशियम कितना है, क्लोरीन तो 3 हो गया, लेकिन पोटेशियम इधर भैया 1 ही है, तो इसके आगे भी हम लोग 3 लगा देंगे। ये देखो 3KCl हो गया। अब देखो, अब समझो, अब सब बैलेंस हो गया। क्लोरीन 3 है, इधर भी क्लोरीन कितना हो गया, 3 हो गया, पोटेशियम भी 3 हो गया, लेकिन अभी भी हाइड्रोजन नहीं बैलेंस है। देखो 5 2 7 1 8 और 3 11 है, इधर 5 और 2 7 ही है, तो क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग 3 लगा देंगे, तो 3 का 2 से गुणा 6 और 5 11 हो जाएगा। अब रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। देखो ध्यान से समझो, कार्बन कितना है, 2 1 3, इधर कितना है, 2 और 1 3 है। हाइड्रोजन कितना है, 5 2 7 और 1 8 और 3 11, इधर भी 5 और 6 11 है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कितना, 1 है, और इधर भी 1 है, और अब क्लोरीन 3 है, इधर भी क्लोरीन 3 है, पोटेशियम भी 3 है, तो यही आपका रिएक्शन हो जाएगा। तो चलो इसको लिखते हैं भैया, इसका नाम है एथिलेमीन। एथिलेमीन, इसका रिएक्शन मैंने कराया क्लोरोफॉर्म से, ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, इसका रिएक्शन करा दिया किसकी उपस्थिति में, KOH से, कास्टिक पोटास से करा दिया, तो ये हमारा बना एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड हमारा बन गया। उसके बाद में ये पोटेशियम क्लोराइड बना और जल बना, मतलब एल्कोहलीय कास्टिक पोटास तथा क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करके एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। तो हमने एथिलेमीन लिया, इसकी क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, तो देखो हमारा एथिल आइसोसाइनाइड बन गया। चलो इसको नोट करो फटाफट, फिर एक हम लोग और देख लेंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए एक और है रिएक्शन, रासायनिक गुण नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया, शायद मैंने अभी इसको बताया था। देखो एलिफैटिक प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल NaNO2 प्लस HCl के साथ क्रिया कराने पर नाइट्रोजन निकलती है और एल्कोहल बनता है। अभी मैंने स्मिट अपक्रिया में ये बताया था। तो हमने क्या करना है, हमें एथिलेमीन लेना है C2H5NH2, इसकी अपक्रिया कराना है HNO2 से, किसकी उपस्थिति में कराना है ये भी जान लो, इसको हमें कराना है किसकी उपस्थिति में, NaNO2 और HCl की उपस्थिति में। ये रिएक्शन तो अभी मैंने बताया था। तो होगा क्या, सबसे पहले आपका बनेगा एल्कोहल C2H5O और H, C2H5O
H हो जाएगा। यहां पे नाइट्रोजन आपका एक और एक 2 है तो N2 हो जाएगा, ठीक है, ये निकलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड देखो यहां पे और क्या बनेगा भैया, जल, हाँ H2 और वो मिलकर हमारा H2O बना लेंगे। मतलब एलिफैटिक प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल NaNO2 प्लस HCl के साथ क्रिया कराने पर नाइट्रोजन निकलती है और एल्कोहल बनता है। इसका नाम हो जाएगा एथिल एमीन, एथिल एमीन। इसका रिएक्शन मैंने करा दिया नाइट्रस अम्ल से, नाइट्रस अम्ल से इसका रिएक्शन करा दिया भैया, तो हमारा बन गया एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। और नाइट्रोजन गैस हमारी देखिए बाहर निकल गई और जल हो गया। तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा रासायनिक गुण कि एथिलेमीन की अपक्रिया नाइट्रस अम्ल से NaNO2 और HCl की उपस्थिति में कराओ, एथिलेमीन और नाइट्रोजन गैस बनेगा। तो इसको भी नोट कर लो, ठीक है, हो गया। तो भैया आज का जो हमारा क्लास है वो भी यहीं पर फिनिश हो गया। देखो लास्ट में थैंक यू ही कह सकता हूं। बाकी हमारी जो ये क्लास है 1 घंटे से ऊपर की क्लास है भैया, और आज मैंने आपको पूरे केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय, अतलघुत्तरीय, लघुत्तरीय, विस्तृतरीय सबको बता दिया। अगर आप लोगों ने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया ना, ऐसे ही मैं आपको कई क्लासेस प्रोवाइड करवा के केमिस्ट्री में 95 प्लस दिलवा के रहूंगा। तो बस आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।